हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम ज़ोन पर। आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये 12th सेशन है हमारी इस पीवाईक्यू सीरीज़ का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अशोका द आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया कॉन्कर्ड डैश प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा। अशोका जो कि शायद सबसे प्रसिद्ध शासक थे भारत के, अर्ली इंडिया के सबसे फेमस राजा थे। उन्होंने इनमें से कौन सा जो कोस्टल रीजन है उसको कैप्चर करा था। तो राजा बनने के बाद अ, अशोका की एक इकलौती जो वॉर थी वो हुई थी कलिंगा में, है ना। कलिंगा में इन्होंने ये कलिंगा से इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंगा। कलिंगा जो कि आज की डेट में महानदी और गोदावरी नदी पर सिचुएटेड है। ये कोस्टल रीजन है ना, उड़ीसा का, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये लड़ाई इन्होंने लड़ी थी 261 बीसी में। 261 बीसी में ये लड़ाई लड़ी थी। और पूछा जाए कि कौन से इंस्क्रिप्शन पे इस लड़ाई का जिक्र है, तो वह 13th इंस्क्रिप्शन। इस पे इस लड़ाई का आ, जिक्र किया हुआ है ना। ये जो लड़ाई हुई थी ना, तो इसमें जो ब्लडशेड हुआ था, जो खून खराबा हुआ था, उसको देख के अशोका जी को थोड़ा एक झटका लगा था, है ना। उसके बाद इन्होंने, जो कि ट्रेडिशन था कि जब वॉर जीतते थे तो एक विक्ट्री पॉलिसी थी, या जो कहते हैं विजय घोष, है ना, उसको ना अपना के इन्होंने धामा घोष को अडॉप्ट किया, है ना। ये इतना मूव हो गए थे उस ब्लडशेड को देख के। तो यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा कि इकलौती वॉर कलिंगा में कब हुई थी, 261 बीसी। और किस पे जिक्र है, 13th इंस्क्रिप्शन पे। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो शुंग डायनेस्टी जो है वो माना जाता है कि 184 बीसी में अडॉप्ट बनी थी, है ना। 184 बीसी में बनी थी और उसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंगा। ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंगा। और इन्होंने लगभग 36 साल राज किया, है ना। 184 बीसी से लेके 148 बीसी तक इन्होंने आ, राज किया था, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत फेमस इंडो ग्रीक राजा थे, इंडो ग्रीक रूलर थे मियंडर, है ना, उनको भी हराया था। और इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम कई बार पूछा जाता है। इनके टाइम पे जो एक प्रीस्ट थे, महेश्वरी पतंजलि, है ना, ये इस टाइम पे इनके प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अंचर लेक लोकेटेड। इनमें से कौन से राज्य में अंचर झील जो है वो स्थित है। तो अंचर झील जो है वो हमें मिलती है सौरा एरिया, ठीक है, जो कि है श्रीनगर में, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है।
आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जे-एन-के। और ये बहुत ही फेमस लेक्स जो हैं जे-एन-के की, उनमें से एक है, तो ये याद रख लीजिएगा। और इस लेक को, ये जो लेक है, ये एक चैनल के थ्रू डल लेक से भी कनेक्टेड है। उस चैनल का नाम है आमिर खान नाला। ठीक है, ये इस चैनल के साथ डल लेक और अंचल लेक कनेक्टेड है। In which of the following state of India the only floating park of the world is situated? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पार्क का नाम क्या है? इस पार्क का नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। ये इकलौता फ्लोटिंग पार्क है इंडिया का, वर्ल्ड का। ठीक है, कौन सी नदी पे है? लोकटक लेक। और ये नदी कहाँ है? ये नदी है मणिपुर में, ऑप्शन बी, मणिपुर। ये इकलौता फ्लोटिंग पार्क है, नेशनल पार्क है दुनिया का। और इसमें एक वेजिटेशन मिलते हैं दो, है ना, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ इसी जगह पे मिलते हैं। उनका नाम है पोमडिया और कांगाई। ठीक है, ये जो दो पौधे हैं ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? मणिपुर, ऑप्शन बी, मणिपुर। Which of the following recommends the minimum support price for crops in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? इनमें से कौन है जो एमएसपी को बताता है, एमएसपी डिसाइड करता है? ठीक है, तो एमएसपी डिसाइड करने का जो काम है वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ऑप्शन ए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये जो डिपार्टमेंट है ये डिसाइड करता है कि एमएसपी क्या होगा। कितने फसलों के लिए ये बताते हैं? तो टोटल जो क्रॉप्स हैं जिनके लिए प्राइस डिसाइड करते हैं वो है 22 क्रॉप्स। ठीक है, प्लस एक एफआरपी होता है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, वो होता है शुगर केन के लिए। ठीक है, तो इन 23 क्रॉप्स के लिए ये बताते हैं कि एमएसपी क्या होगी। अब कमीशन ऑफ इस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये बना था जनवरी 1, 1965 में। जनवरी 1, 1965 में इसको बनाया गया था। आता किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में ये आता है ना। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दिल्ली है। और करंट चेयरपर्सन की बात की जाए तो चेयरपर्सन है इसके विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा इसके अभी हाल ही में चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इनमें से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? कौन थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर? तो सबसे पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आर के शमुखम चेट्टी। आर के एस चेट्टी, ऑप्शन ए, आर के एस चेट्टी सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है। अब इसमें सी डी देशमुख जी की बात की जाए तो ये पहले गवर्नर थे। ठीक है। कहाँ, किस चीज के? आरबीआई के। ठीक है। आरबीआई के सबसे पहले इंडियन गवर्नर जो थे वो थे सी डी देशमुख जी। कब बने थे? 1943 में। लियाकत अली जी की बात की जाए तो लियाकत अली जी फाइनेंस मिनिस्टर तो थे, पर ये इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, ठीक है, उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, जो कि बनी थी 1946 में, है ना। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी ना, उसके फाइनेंस मिनिस्टर अगर पूछे जाए तो वो थे लियाकत अली खान। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना ज्वाइन करने के लिए अधिकतम उम्र कितनी है? तो ये जो स्कीम है, ये एक्चुअली है क्या? तो अटल पेंशन योजना का पहले नाम था स्वावलंबन स्वावलंबन योजना। ठीक है। स्वावलंबन योजना जो थी, उसको अटल पेंशन योजना के नाम से वापस लॉन्च किया गया था। ये एक्चुअली एक पेंशन स्कीम है, जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई बंधु काम करते हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की थी सरकार ने। कब लॉन्च हुई थी? 9 मई 2015 को कोलकाता कोलकाता वेस्ट बंगाल से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में बेनिफिशरीज जो होते हैं उनको 1,000 से लेके 5,000 तक की पेंशन मिलती है। कब मिलेगी? जब वो 60 साल के हो जाए। 60 साल के होने पे इनको, जो बेनिफिशरीज होंगे, 1,000 से लेके 5,000 तक की पेंशन मिलती है। कितनी पेंशन मिलेगी वो जो बेनिफिशरी हैं, जो इस पेंशन में ज्वाइन करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। 1000 के मल्टीपल में होती है, मतलब 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000। ठीक है। 1000 के मल्टीपल में ये अलग अलग टाइप की, अलग अलग अमाउंट की पेंशन दी जाती है। ज्वाइन कब कर सकते हैं? 18 साल में। कब तक ज्वाइन कर सकते हैं? 40 साल। ठीक है। आप ज्वाइन कभी भी करिए, पर आपको जो इसमें पेंशन में जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो 60 साल तक देना पड़ेगा। ठीक है। 60 साल तक आपको इस स्कीम में प्रीमियम भरना पड़ेगा। ठीक है। होता क्या है, आप एक्स अमाउंट अगर भर रहे हैं तो सेम अमाउंट सरकार भी भरती है, और फिर ये पैसा जाता है ईपीएफओ के पास, जाता है। ईपीएफओ इसमें जो है, सॉरी, पीएफआरडीए जो है, पीएफआरडीए वो स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। उसके पास ये पूरा पैसा जाता है, और फिर यही आपको पेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमसे पूछा गया था मैक्सिमम एज क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 years। The Governor General of British India when sati प्रथा was became illegal and punishable। ब्रिटिश भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जो, जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय हो गई थी? तो ये प्रथा दंडनीय हुई कब? पहले तो वो देखें। 1829 में राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने
प्लस उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, जो कि थे लॉर्ड विलियम बेंटनिक, इन दोनों ने मिलके इनकी आपस में मदद करके सती प्रथा को अवैध, इलीगल डिक्लेयर करा था, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटनिक। अब ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1828 से लेके 1835 तक, है ना। अप्रोक्सीमेटली 7 साल इन्होंने सर्व करा, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान सती प्रथा को इलीगल घोषित किया गया था। आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटनिक। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर, है जो फाइनेंस कमीशन है भारत की, उस वो किस आर्टिकल के तहत बनाई गई है? तो फाइनेंस कमीशन जो है वो बनी है आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 280 जो है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। और ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो है उसको इस्टेब्लिश कर दिया। यही सजेस्ट करती है कि टोटल जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है बाय टैक्स या जो भी अदर सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, उससे जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो किस हिसाब से सेंटर और स्टेट में बांटा जाए, ठीक है। ये सजेस्ट करने का काम फाइनेंस कमीशन करती है। पहली फाइनेंस कमीशन कब बनी थी? ठीक है, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के लिए बनती है, ठीक है, हर 5 साल के लिए बनती है। और फिलहाल में 16th फाइनेंस कमीशन चल रही है अभी, जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, है ना। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी जो हैं वो वर्तमान में 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। और अगर बात की जाए सबसे पहला जो बना था, वो बना था 22 नवंबर 1951। 22 नवंबर 1951 को पहला फाइनेंस कमीशन बना था। उस टाइम पे इसके चेयरपर्सन थे के सी नियोगी, सतीश चंद्र नियोगी। उस टाइम पे जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरपर्सन थे। आगे बढ़ते हैं। द रेडक्लिफ कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर डैश। रेडक्लिफ आयोग जो है उसकी नियुक्ति क्यों की गई थी? तो रेडक्लिफ कमीशन जो थी उसका काम था कि जो पार्टीशन हुआ था, है ना, इंडिया पाकिस्तान में जो पार्टीशन हुआ था उसका बॉर्डर डिसाइड करने का, जो बॉर्डर लाइन बनाई गई है, ठीक है, उसको डिसाइड करने का काम था रेडक्लिफ कमीशन का। आज़ादी के बाद जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बना था, जिसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है, उसको बनाने का काम दिया गया था सर, इनका पूरा नाम था सर कैरिल रेडक्लिफ, है ना। इन्होंने ये जो बॉर्डर था उसको डिसाइड करा था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, टू सेट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये रेड क्लिफ लाइन लागू कब से हुई थी? तो वो लागू हुई थी 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 में ये लाइन लागू परमानेंट की गई थी, है ना। और ये जो कमीशन की बात की जाए, तो कमीशन में टोटल 4 मेंबर्स थे, है ना।
पहले तो कमीशन दो हिस्सों में थी, ठीक है। कमीशन जो थी वो दो हिस्सों में थी, एक थी बंगाल के लिए, एक थी पंजाब के लिए, ठीक है। बंगाल और पंजाब के लिए ये कमीशन थी। मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें टोटल 4 मेंबर्स थे। टोटल जो थे 4 मेंबर्स थे इसमें। दो दो जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और दो थे मुस्लिम लीग के, है ना। तो दो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और दो थे मुस्लिम लीग के। अब अगर नाम पूछा जाए कि आईएनसी के कौन थे, ठीक है, तो जो पंजाब कमीशन थी उसमें थे जस्टिस मेहरचंद महाजन, ठीक है, प्लस जस्टिस तेजा सिंह, ठीक है। ये दोनों पंजाब कमीशन जो थी उसके कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे जस्टिस दीन मोहम्मद प्लस जस्टिस मोहम्मद मुनीर। जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर, ये दोनों मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब अगर बात की जाए कि जो बंगाल वाली कमीशन थी उसके कौन थे मेंबर, तो आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जस्टिस सीसी विश्वास और जस्टिस बी के मुखर्जी, ठीक है। जस्टिस सीसी बिस्वास और जस्टिस बी के मुखर्जी इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मुस्लिम लीग की बात की जाए तो जस्टिस अबू सले अकरम प्लस जस्टिस एस ए रहमान, ये दोनों मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। मेंबर्स दोनों जो कमीशन थी उसमें अलग अलग थे, पर जो चेयरमैन थे, चेयरमैन हमेशा सेम ही रहे हैं, सर टायरल रेडक्लिफ। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज डैश। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है कौन सी, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो है ऑर्टा। ऑप्शन ए ऑर्टा। ऑर्टा ही अ, जो है मेन, जो है मेन पाइपलाइन है, ठीक है, जो कि हार्ट के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होती है। और पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसका, कह लीजिए एक तरह से जो भी काम है वो एक तरह से यही आर्टरी देखती है। ऑर्टा ही बाद में छोटी 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 आर्टरीज का एक नेटवर्क फॉर्म करके ये पूरी बॉडी में लोकेटेड है, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है और सबसे बड़ी भी है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए ऑर्टा। बंदीपुर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है कर्नाटका में। ऑप्शन सी कर्नाटका। कर्नाटका में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में ये जो है नेशनल पार्क, इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1974। 1974 में इस नेशनल पार्क को बनाया गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन सी। अब बात की जाए बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके भी
बाकी स्टेट जो लिखे हुए हैं उनके भी कुछ फेमस नेशनल पार्क देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ का है गिर घाटी। ठीक है, ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ का बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। और एमपी का हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क जो कि एमपी में लोकेटेड है। लॉसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी। लॉसर फेस्टिवल जो है वो कौन सा आदिवासी समुदाय है जो मनाता है? तो लॉसर फेस्टिवल को मनाया जाता है मोनपा ट्राइब के द्वारा। ऑप्शन ए मोनपा ट्राइब। अब ये ट्राइब है कहाँ का? ये ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का ये ट्राइब है ना। अम, ये जो फेस्टिवल है ये एक तरह से तिब्बतन न्यू ईयर है। ठीक है, तिब्बतन न्यू ईयर है एक तरह से। ये सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए क्योंकि इस दिन, है ना, इस अ, दिन बुद्धिज्म तिब्बत में आया। ठीक है, तो इस दिन को जो ये मोनपा ट्राइब है वो न्यू ईयर के तौर पे, फेस्टिवल के तौर पे मनाता है। ये जो फेस्टिवल है मोस्टली इंडिया, नेपाल, तिब्बत, सिक्किम भी कह लीजिए, ठीक है, अरुणाचल सिक्किम और भूटान, इन जगहों पे इसको मेनली मनाया जाता है। ये एक तिब्बतन न्यू ईयर है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए मोनपा। नटवारी डांस बिलोंग्स टू विच डांस स्टाइल? नटवारी नृत्य जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है कथक से। ऑप्शन बी। नटवारी डांस जो है वो कथक डांस स्टाइल से को बिलोंग करता है। ठीक है, कथक डांस स्टाइल को बिलोंग करता है। कथक का अगर बात की जाए तो कथक का मतलब होता है अ, बना है कथा वर्ड से जिसका मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, तो स्टोरी इसका मतलब होता है। कथक को एक और नाम से जाना, ऑल्टरनेटिवली नटवारी डांस भी कहते हैं। ठीक है, ये सिनोनिम है इसका एक तरह से देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। डैश स्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। डैश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ये स्थापना करी गई थी पाला डायनेस्टी के जो राजा थे, धर्मपाल। ऑप्शन सी, धर्मपाल जो थे इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का की स्थापना करी थी। है कहाँ पे ये यूनिवर्सिटी? तो ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि है बिहार में, है ना। बिहार में लोकेटेड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे
ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। और एक और फेमस यूनिवर्सिटी है अर्ली एशियन हिस्ट्री में, जो कि है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने था? उसको बनाया था कुमार कुमार गुप्त, जो कि एक गुप्ता रूलर थे। कुमार गुप्त फर्स्ट कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। द बेगम्स ऑफ भोपाल founded a primary school for girls in the early 20th century at भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी में के आरंभ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करी। ये विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था अलीगढ़ में। ऑप्शन ए, अलीगढ़। तो भोपाल का जो ये प्रोविंस था, उसको चार जो महिलाएं थी वो रूल करती थी। एक थी गुरसिया बेगम, एक थी सिकंदर बेगम, एक थी जहां बेगम, और एक है सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, तो ये चारों भोपाल रीजन जो था उसको रूल करती थी। तो इन चारों ने मिलके जो है सबसे पहले अलीगढ़ में एक विद्यालय खोला था, प्राइमरी स्कूल खोला था लड़कियों के लिए। ठीक है? एक और रानी थी बेगम, रोकिया शेखावत हुसैन। ठीक है, इन्होंने भी लड़कियों के लिए बहुत, कह लीजिए, सोशल वर्क करा था। और इन्होंने मुस्लिम फीमेल जो होती हैं उनके लिए स्कूल खोले थे पटना और कलकत्ता। ठीक है, इन दो जगह पे इन्होंने जो कि स्कूल खोले थे। और ये बहुत ही कह लीजिए जो ट्रेडिशनल व्यूज थे, है ना, कि महिलाओं को निचला स्तर दिया जाता था जैसे कहते हैं, उसके अपोज में थी ये शुरू से। अ, बेगम रोकिया शेखावत हुसैन। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज इन 19th सेंचुरी? 19वीं सदी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महात्मा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी, महात्मा ज्योतिबा फूले। इन्होंने इस समाज की स्थापना करी थी 24 सितंबर 1873। 24 सितंबर 1873 में इन्होंने इस सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। और बेसिकली इसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम जो है उसका बड़ा जोर शोर से अपोज किया था ना। और ज्योतिबा फुले जी की बात की जाए, इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को काटकुम गांव जो है सतारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और कुछ फेमस बुकें, दो बड़ी फेमस बुकें हैं इनकी।
गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोनों, जो कि ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी जो सबसे पहले सेशन के प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है, आईएनसी की बात की जाए, आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1885 में। किया किसने था? ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने आ, इसको बनाया था। पहला सेशन हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। टोटल मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा वो थे 72। चेयरपर्सन कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी। ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी बैनर्जी। द अप्रोक्सीमेट एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर। पृथ्वी की अनुमानित औसत घनत्व कितनी है? तो अर्थ की जो अप्रोक्सीमेट डेंसिटी है वो है 5.519 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर अर्थ की क्रस्ट की बात की जाए तो क्रस्ट की डेंसिटी है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? और अर्थ के कोर में जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वो पहुंच जाती है वो है 13.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज 3.3, हाईएस्ट 13.69। ये याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 279 ए is related to which of the following constitutional body? अनुच्छेद 279 ए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो 279 ए डील करता है जीएसटी से। ऑप्शन बी, जीएसटी से डील करता है। ये आर्टिकल, अब आर्टिकल में है क्या? ये प्रेसिडेंट को पावर देता है ना? प्रेसिडेंट को पावर देता है कि एक जॉइंट फोरम बनाया जाए, जॉइंट फोरम बनाया जाए सेंटर और स्टेट का, जिसको ये नाम देंगे जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल नाम देते हैं। और काउंसिल का काम क्या है? काउंसिल का काम है जीएसटी जो मॉडल है और जो प्रिंसिपल और लॉज हैं उस पे सेंटर और स्टेट को रिकमेंडेशंस देना, उनको सुझाव देना। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जीएसटी रिलेटेड उस पे ये जो काउंसिल है वो रिकमेंडेशन देता है। तो 279 ए डील करता है जीएसटी से। ऑप्शन बी, जीएसटी। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 25 दिसंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये जन्म दिवस है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक ऑनर करने के लिए 25 दिसंबर जो कि उनका जन्म दिवस है उसको 2014 से
हम लोग गुड गवर्नेंस डे के तौर पे मना रहे हैं? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड गवर्नेंस। ओ, अटल बिहारी वाजपेयी। हु इज द ओनली साइंटिस्ट इन वर्ल्ड टू हैव वन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस? विश्व में वह एकमात्र वैज्ञानिक कौन है जिसने रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये करने वाले हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक संगेर। ऑप्शन डी, फ्रेडरिक संगेर। इन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है केमिस्ट्री के लिए। कब कब जीता है? 1958 में, 1958 में और 1980 में। ठीक है, 2 बार इन्होंने ये प्राइज केमिस्ट्री में जीता है। केमिस्ट्री में ये करने वाले इकलौते हैं, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये फोर्थ इंसान है जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। इनसे पहले ये जो है इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की थी मैडम मैरी क्यूरी ने, लाइनस पॉलिंग और जॉन बार्डीन। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी, लाइनस पॉलिंग और जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक संगेल, यही 4 लोग हैं जिन मतलब यही सिर्फ 4 लोग हैं जिनको आज तक 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सिर्फ केमिस्ट्री की बात की जाए तो इकलौते हैं फ्रेडरिक संगेल। सर है कि किस चीज़ के लिए इनको मिला था? तो सबसे पहले मिला था इनका जो काम था प्रोटीन को लेके, उसके लिए। और दूसरी बार इनको मिला था न्यूक्लिक एसिड पे, है ना? तो इस इन 2 टॉपिक्स पे इनको ये प्राइज मिला था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा इन 1992? 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये जो ऑस्कर अवार्ड मिला था वो मिला था इंडिया के बड़े एक फेमस डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे। ऑप्शन सी, सत्यजीत रे को लाइफ टाइम पहले भारतीय बने थे जिनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था सिनेमा के लिए। और ऑस्कर अवार्ड देता कौन है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। ये जो अकेडमी है वो ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करता है हर साल। द ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इज इन विच कंट्री? पृथ्वी की सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? तो वो है चिली में। ऑप्शन बी, चिली, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट लोकेशन है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो किस जगह पे है? सिटी है वर्ल्ड की। कंट्री में तो चिली का नाम आ जाता है, पर अगर वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट सिटी की बात की जाए, है ना, तो वो भी चिली में ही है जिसका नाम है अरिका। अरिका दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट सिटी है ना, वो भी चिली में ही है। और इसका मेन एक रीज़न क्या है कि चिली में साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है अटकामा डेजर्ट। ठीक है, अटकामा डेजर्ट
चिली में लोकेटेड है, जिसके कारण ये सबसे ड्राई लोकेशन बन जाती है दुनिया की। Ozone at a higher level of atmosphere is a product of dash acting on oxygen molecules. वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर क्रिया का किस क्रिया का उत्पाद है? तो ओजोन जो है वो प्रोडक्ट है यूवी रेज का। जो यूवी रेडिएशन होती है ऑक्सीजन पे, है ना, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो है ओजोन। आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, यूवी रेडिएशन। होता क्या है, जब यूवी रेस ऑक्सीजन पे पड़ती है तो उसको स्प्लिट कर देती है, ठीक है, स्प्लिट करके फ्री ऑक्सीजन एटम बना देती है। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम बना देती है जो एक साथ कंबाइन होके ओजोन लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है यूवी रेस के कारण, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूवी रेडिएशन। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।